प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय के जारी किए गए हैं ऑफिशियल, जो आपको एक एक करके बता रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये 5 मॉडल सेट को एक ही सेट में मिलाकर दिया गया है, इसलिए ये बहुत लंबा है। मैंने सारे प्रश्नों के आंसर को तैयार कर लिया है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो जो है वो कई पार्ट में हो सकता है। हम लोग पूरा कंप्लीट इसको देखेंगे, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 1 से जो 90 तक है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। फिर जो 91 से 114 जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 अंक का। 115 से 138 जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक का। और फिर अंतिम में 139 से 156 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 5 अंक का। तो टोटल क्वेश्चन मेरा 1 से 156 तक है। तो ये वीडियो कई पार्ट में हो सकता है। चैनल पर बने रहे, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। साथ ही मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो भाग एक मतलब 1 से 90 तक के प्रश्न हैं, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो आप इसको पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधे हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो ये आपका पद्यांश है। अब है कि पद्यांश या गद्यांश जो है, क्वेश्चन है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसमें क्या है शीर्षक, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि क्या इसका शीर्षक हो सकता है। मेरे हिसाब से ये जो शीर्षक है ये आपका सी हो जाएगा। गद और पद में अंतर को बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है गद को कहा गया है। तो आप इसको पढ़िएगा जब गद्यांश को, तो उसमें गद को क्या कहा गया, तो कवियों की कसौटी कहा गया है, कवियों की कसौटी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ आप देखिए, गद को कवियों की कसौटी कहा गया है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आगे है व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है। तो व्यवहारिक शब्द में इक प्रत्यय है। गद में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है, तो बौद्ध वृत्ति की प्रधानता होती है। फिर अगला है कि पद्यांश को ध्यान से पढ़कर 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन करें। तो ये आप पद्यांश देख लीजिए। चल रही है धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता, ये तोड़ती पत्थर से लिया गया है। तो इसको आप लोगों ने देख लिया। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ गर्मी के मौसम का चर्चा कर रहा है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है गर्मियों के दिन, तो इसलिए गर्मी के मौसम का चर्चा कर रहा है। फिर दिन का धूप कैसा है, तो धूप तेज है। आगे है कैसी लू चल रही है, तो लू जो है वो झुलसाती हुई लू चल रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वह क्या कर रही है, तो पत्थर तोड़ रही है। रेडियो अस्तित्व में कब आया, यहाँ से आपका अभिव्यक्ति किताब से आपका आ गया है क्वेश्चन, रेडियो अस्तित्व में कब आया, तो 1895 ईस्वी। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो मास कम्युनिकेशन। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो स्रोत से। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, तो प्रिंट मीडिया में आता है समाचार पत्र, जो छपा हुआ होता है वो प्रिंट मीडिया है। भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रस्तुत करती है, तो 24 भाषा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम है उदन मार्तंग। निम्न में कौन एक फीचर का प्रकार नहीं है, तो संपादक फीचर नहीं है। फिर आगे है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर 16 से 19 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो आप पद्यांश को देख लीजिए। मुझे भागहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। तो ये आपका पद्यांश है। अब इस पर क्वेश्चन है विकल का अर्थ बताइए। तो विकल का अर्थ हो जाएगा बेचैन। किसने स्वयं को भागहीन कहा है, तो निराला ने। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, आपकी किताब का ही है। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कवि का जीवन कैसा रहा है, तो दुख पूर्ण रहा है। कौर्निया का गीत का रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो निराला की पुत्री। तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो उद्बोधन परक।
बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो लड्डू मांगा था। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो भथुआ का साग, भथुआ साग। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत अशुभ माना जाता है? तो मसान की मिट्टी को। मसान मतलब कब्रिस्तान। कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैरव की पत्नी का क्या नाम था? सुभागी। विस्कोर की माटी के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। लेखक जरूर सबका पढ़ लीजिएगा किसने क्या लिखा है। अपना मालवा किस विद्या में लिखी गई है? तो संस्मरण है। मालवा में जल प्रबंधन कैसा था? तो उत्तम था। अब यहाँ से फिर गद्यांश आ गया, इसको आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 31 से 34 तक के सही विकल्प का चयन करना है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी जो है वो स्वास्थ्य है। कौन सा जल सड़ जाता है? तो रुका हुआ जल है सो सड़ जाता है। पशु पंछी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। खेलने से हमें क्या आ जाती है? तो खेलने से प्राण वेग आ जाती, नई स्फूर्ति, नई चेतना सभी आ जाती है, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद फिर पद्यांश को पढ़ना है और 35 से 38 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो पद्यांश आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलती है। 35 नंबर, कवि लगातार क्या नहीं चाहता है? तो चीर सुख दुख दोनों लगातार नहीं चाहता है। आगे है, कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है? तो जीवन। चीर शब्द का अर्थ है दीर्घकालीन। इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा तो जीवन का महत्व। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो 6 प्रकार के ककार होते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका मूल तत्व है जिज्ञासा। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट। छापाखाना के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो गुटनबर्ग को। भारत की पहली मूक फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र। अगर बोलती फिल्म बोलेगा तो आलम आरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मूक फिल्म है तो ये राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? तो कलर्स। कलर्स समाचार चैनल नहीं है। संपादन का क्या अर्थ है? तो समाचार सामग्री की शुद्धि। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? मनोरंजक। उसके बाद है फिर पद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर को देना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 47 नंबर है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो किताब का ही पद्यांश है तो ये इसका है अज्ञेय। इस कविता में दीप किसके प्रतीक के लिए प्रयोग हुआ है? दीप अकेला, तो ये व्यक्ति हो जाएगा। दीप को कवि किसे देने के लिए कहता है? तो पंक्ति को, पंक्ति को। दीप किससे भरा हुआ है? तो गर्व से। फिर गद्यांश आ गया आपका। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बालक में स्वाभाविक भावों की लड़ाई कहाँ दिख रही है? आंखों में। उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया में उसके किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो प्रधानाचार्य के पुत्र के लिए। पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? तो बालक के लड्डू मांगने पर। फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। संबंधिया कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हरगोविंद। पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? तो भेदभावहीन व्यवहार के कारण। कवि को बसंत पंचमी की तिथि किसके द्वारा ज्ञात होती? तो कैलेंडर के द्वारा। बसंत आया से लिया गया है। सरोज स्मृति कविता है शोक गीत। बिस्कोर की माटी कौन से आत्मकथा का अंश है? तो नागातालाई का गांव। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। फिर गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? तो तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? तो जल और वायु प्रदूषण से। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। उसके बाद फिर पद्यांश आपका आ गया। 65 से 68 तक के विकल्प चुनना है। तो पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राह पर चलना कठिन है? तो यहाँ हो जाएगा साधना। लाखों
विघ्न किसे रोकेंगे? तो साधक को। आंख छपकने से क्या लुट जाएगा? तो आप अपने जीवन का धन लुट जाएगा। अपना चलन किसको देखना चाहिए? तो चलने वाले को। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट, ये सभी प्रिंट मीडिया है, तो ये सभी हो जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग। फीचर शब्द का अर्थ है रूपक। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निष्कर्ष। अपना मालवा पाठ के लेखक इनमें कौन है? प्रभास जोशी। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो 500 रुपए से ऊपर। शुक्ल जी के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? तो मिर्जापुर। कवि केशव दास किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? तो कैलेंडर से। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो ये किया है छन का। कौर्निया किस नदी के तट पर गीत गाती है? तो सिंधु नदी के तट पर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर 80 से 83 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो काव्यांश को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको लिख लीजिए कॉपी में। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि के अनुसार बनारस में बसंत कैसे आता है? तो अचानक। बसंत आने पर कवि ने क्या उठते देखा है? तो धुंध या बवंडर। कविता में बनारस को किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो महान और पुराना शहर। बसंत आने पर इस शहर की जीभ कैसे होने लगती है? तो किरकिराने लगती है। तोड़ो कविता में निम्नलिखित में कौन सी शैली है? तो इसमें है उद्बोधन शैली। तुलसीदास के आराध्य कौन थे? राम। उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? तो लक्ष्मीपुर। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? तो गन्ने की। भिस्कोर की माटी पाठ के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। मालवा में कौन जमा रहता है? मानसून। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो स्रोत या संचालक से। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।